वेलकम टू फोर्ट्रेस पाकिस्तान। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर रशिया के मिस्टर लेवरोव, उन्होंने 2 दिन का विज़िट किया पाकिस्तान का, और इसको दुनिया एज अ ग्रेट पॉलिटिकल गेम चेंजर देख रही है इस रीजन के अंदर। हम इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कोल्ड वॉर के राइवल्स रहे हैं पाकिस्तान और रशिया, तो 9 साल बाद ऐसी क्या ज़रूरत थी, व्हाट वाज द जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक कंपल्शन जिसकी वजह से ये हाई प्रोफाइल विज़िट हुआ। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाएँ तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात ज़ाहिर है इतने अच्छे नहीं रहे। वी वर द कोल्ड वॉर राइवल्स, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो कहा जाता है कि पावर चेंजिंग जो चीज़ें हैं उसके अंदर जियो स्ट्रेटेजिकली जो भी चेंजेस आती हैं उसमें या आइडियोलॉजी बहुत मैटर करती है या सर्कमस्टांसेस बहुत मैटर करते हैं फॉर ब्रिंगिंग इन दोज चेंजेस। तो आइडियोलॉजिकल वॉर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, लेकिन सर्कमस्टांसेस अगर आप देखें व्यूअर्स तो मेरे ख्याल में वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो इस रीजन के अंदर वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, थोड़ी सी उस पर हम बात करेंगे जिसकी वजह से चेंज आया। ज़्यादा अगर देखें तो एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है बिटवीन चाइना एंड रशिया। इसको एक ग्रेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोला जा रहा है बिटवीन 2 रिसर्जेंट पावर्स इस एरिया में, और उन दोनों की जो पार्टनरशिप है उसके अंदर पाकिस्तान के रोल को भी नुमाया तौर पे देखा जा रहा है। यूरेशिया रीजन है, और अगर जियो इकोनॉमिक चेंज की हम बात कर रहे हैं तो जियो इकोनॉमिक्स आप कहते हैं कि जोग्राफिकल जो एरिया होता है उसके अंदर जब भी कोई ऐसी मूवमेंट कैपिटल की, लेबर की या मार्केट की मूवमेंट उस जोग्राफिकल एरिया की तरफ रुझान पकड़ ले और उस तरफ होने लग जाए तो उसको जो जियो इकोनॉमिक चेंज बोलते हैं। तो पाकिस्तान को इस जियो इकोनॉमिक चेंज के अंदर जो रीजन में आ रहा है उसको रशिया जो है एज अ गेट कीपर ऑफ साउथ एशिया देख रहा है। यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन एक बनी 2015 में, जिसमें रशिया, बेलारूसिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ये इसके नुमाया, आर्मीनिया नुमाया मुल्क हैं जो मेंबर्स थे। कॉरेस्पॉन्डिंगली तकरीबन 1 साल बाद इसी के उफ़ा के अंदर विज़िट आया हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और एक प्रोसेस शुरू कर दिया रशिया ने पाकिस्तान को इसमें SCO के अंदर मेंबरशिप देने के लिए। उससे पहले एक और फिनोमिनल चीज़ जो रशिया ने की वो एक सेल्फ इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो था जो रशिया ने पाकिस्तान पे लगाया हुआ था, जिसको उसने 2014 में हटा दिया। तो ये कुछ इंडिकेटर्स थे कि रशिया ग्रेजुअली आस्ता आस्ता पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ नुक्ताए नज़र से देख रहा है। जब ये SCO का प्रोसेस शुरू हुआ तो जाके कल्मिनेट हुआ 2017 में, जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसके मेंबर्स बन गए। जो बुनियादी शेप थी इस चेंज ओवर की, जो कि यूरेशियन की ड्रीम है यूरेशिया के बारे में रशिया की, उसके ऊपर एक उन्होंने अपना एक जो उनका थिंक टैंक है, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट है रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, उसके ऊपर एंड्रियो कोरिपको राइटर हैं जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसको पोस्ट किया, और उस आर्टिकल का टाइटल था दैट पाकिस्तान इज अ जिपर ऑफ पाक यूरेशियन इंटीग्रेशन। इस सुपर कॉन्टिनेंट को विच इज़ एशिया एंड यूरोप बोथ पुट टुगेदर, इस सुपर कॉन्टिनेंट का गेट कीपर के तौर पे पाकिस्तान को इंडिकेट किया जा रहा है, और यूरेशियन इंटीग्रेशन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल पाकिस्तान का इसके अंदर देखा जा रहा है। मेरा सवाल ये सारा कुछ देखने के बाद और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये था कि पाकिस्तान को अब ऐसा क्या करना चाहिए जो कि वो इस तमाम डेवलपमेंट से जो इस रीजन में हो रही है उससे वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। 10-20 मिलियन पीपल है इस मुल्क में, क्या उनके मुकद्दर को, उनकी तकदीर को हम बदलना चाहते हैं? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क आवरसेल्व्स। मैंने ये इसलिए सवाल रखा क्योंकि यही सवाल वो सवाल था जिसका सही जवाब रशिया ने नहीं दिया था जब वो USSR था, और जब आप कहते हैं कि उसने सही जवाब नहीं दिया था तो वो एक ऐसे आइडियोलॉजिकल कंपटीशन में पड़ गया USA के साथ कि उसकी अपनी जो मैन पावर थी, उसके अपने जो लोग थे 320 मिलियन पीपल, तो उनकी ज़िंदगी में वो नुमाया तब्दीली नहीं आ सकी बिकॉज रशिया एज USSR वाज स्पेंडिंग टू मच मनी ऑन इट्स मिलिट्री बिल्डअप। तो वो जो लेसन रशिया ने सीखा है अपने, बिकॉज फिर रशिया एज
वी नो डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 रिपब्लिक्स बन गई, तो उस डिसइंटीग्रेशन के पीछे ये सोच बहुत ज़्यादा थी कि क्या आप ऐसी आपको मोटिवेट क्या चीज़ें करनी चाहिए जो आपकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करे। आई थिंक पहला सवाल हमारे लिए, हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए ये है, उसके रिलेटेड कोई भी ऐसे इम्पेडिमेंट्स, कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल्स अगर हमारे सामने आ रहे हैं जो हमें रोक सकते हैं इस पार्टनरशिप में आगे बढ़ने से, तो उनको हमें देखना चाहिए कि हम दूर कैसे कर सकते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो एक इम्पेडिमेंट है या एक ऑब्स्टिकल है, वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं पाकिस्तान के और इंडिया के। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमेशा टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाता है और पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि तुम अपने कश्मीर के हालात पहले हमारे साथ ठीक करो तो फिर हम आगे बढ़ें। तो ये दो फिक्स्ड पोजीशंस हैं हमारी नेशंस की एक दूसरे के बारे में। रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका आपस में कोल्ड वॉर राइवल्स थे, तो यूएसएसआर को शिकस्त अमेरिका ने नहीं दी थी। मेरा मतलब इससे ये कहने से कि अमेरिका ने नहीं दी थी कि अमेरिका ने अलायंस बिल्डअप किए थे, और अलायंस जब बिल्डअप किए थे तो उसने सिर्फ नेटो के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अलायंस बिल्डअप नहीं किए थे वेस्ट में, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आके पाकिस्तान की तरह के, चाइना की तरह के और इजिप्ट की तरह के मुल्कों के साथ भी उसने बहुत बिल्डअप किया अपनी पार्टनरशिप को, और एड को यूज़ किया बाय गिविंग एड टू दीज कंट्रीज़ एंड बाय इंटरेक्टिंग विद दीज कंट्रीज़। तो उसने इनका बहुत सहारा लिया, और हमें पता है कि फिर अफगान वॉर में पाकिस्तान ने किस तरीके से साथ दिया अमेरिका का, और फॉर दैट मैटर मिडल ईस्ट में इजिप्ट ने और चाइना ने अपना खामोश रहकर अमेरिका का साथ दिया। तो इसको मॉडल को अगर हम देखें तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी दूरस्थ जो पार्टनरशिप है उसके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अलायंस बिल्डअप ठीक हो। इस रीजन के अंदर तमाम जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, रशिया, चाइना, ईरान, हम सबको फॉर दैट मैटर सार्क जो कंट्रीज़ हैं, सबको मिल के एक ऐसा अलायंस बिल्डअप करना पड़ेगा दैट इट शुड बी अ मल्टीलैटरल अलायंस, एक बड़ा अलायंस हो जिसके अंदर कोर पार्टनरशिप तो पाकिस्तान और रशिया की पनपे और आगे बढ़े। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि 21 सितंबर 2021 को अमेरिकी फ़ौजें विड्रॉ कर जाएंगी अफगानिस्तान से। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के बाद जो फॉल आउट है उसको ठीक तरीके से सस्टेन कर सके, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और रशिया भी। अब हमें ये अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान के अंदर ISIS की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, और वहाँ पर उसकी प्रेजेंस ऐसी है कि जैसे ही अगर अमेरिकन ट्रुप्स पुल आउट करते हैं तो वो फॉल आउट के अंदर एक ये चीज़ बड़ी सोची और समझी जा रही है, और इसको देखा जा रहा है कि शायद ISIS दोबारा से अपना सर उठाए। तो वो ऐसा करने के लिए उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान की तरफ भी हो सकता है, और उसका स्पिल ओवर जो है जो बॉर्डर लैंड पे रशिया की स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, रिपब्लिक्स हैं, उसकी तरफ भी हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए आई थिंक ये बहुत बड़ा कोर इशू है जिसमें कि दोनों मुल्क जो है पाकिस्तान और रशिया मिलके बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि टेररिज्म के अगेंस्ट, मिलिटेंसी के अगेंस्ट, मिलिटेंट ग्रुप्स के अगेंस्ट दोनों मिलके मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन और सिविल टू सिविल कोऑपरेशन मिलके किस तरीके से बुनियादी तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर जिपर बनना चाह रहा है एक यूरेशियन इंटीग्रेशन का, तो जिपर का मतलब है कि पाकिस्तान की जो चेंज ओवर है वो जो चेंज है फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक डोमेन, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरलैंड हमारे पास रास्ते हैं, जो हमारा जो बेसिकली जो जिपर भी पाकिस्तान को कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया की तरफ, रशिया की तरफ जो रास्ते हैं, या तो वो इंडियन ओशन की तरफ से जाना पड़ता है चाबहार की तरफ से, या फिर आपको कैस्पियन सी की तरफ से जाना पड़ता है सेंट्रल एशिया की तरफ। तो ये दोनों रास्तों के अलावा अगर आपने इन लैंड रूट देखना है कि लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी तो है वो सिर्फ जो है पाकिस्तान देता है, और उस लैंड टू लैंड कनेक्टिविटी को देखें तो अगर आप गेट कीपर पाकिस्तान को बोलते हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान को गेट कीपर बनाने के लिए और अपने आप को दुबई के रोल में देखना चाहिए। ऐसा देखना चाहिए कि वो तमाम रियासतों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को वो फैसिलिटेशन दे अपने गेट से, जो कि वो इसके थ्रू प्रोसीड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे जाते हैं और तजारत करना चाहते हैं। पाकिस्तान को अपने आप को रॉयल्टी कलेक्शन के बोर्ड में देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए कि वो मैक्सिमम इससे बेनिफिट ले सके और तमाम स्टेक होल्डर्स को इस पोजीशन में ला सके कि वो सब लोग इससे बेनिफिट कर सके। तो इट इज़ इन द कलेक्टिव बेनिफिट के मोड में पाकिस्तान अगर अपने आप को देखेगा तो आई थिंक वो एक जिपर बन सकेगा यूरेशियन इंटीग्रेशन का। पाकिस्तान को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपने सारे एग्स जो है वो एक बास्केट में नहीं रखने हैं। पाकिस्तान को ज़रूर ये देखना है कि उसकी जो टाइम टेस्टेड पुरानी एक रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रही है,
पाकिस्तान का रिलेशनशिप रशिया के साथ शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद अमेरिका. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर आगे चलना चाहिए. जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए. पाकिस्तान की पार्टनरशिप रशिया के साथ, पाकिस्तान को रशिया की मदद लेनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द गैस पाइपलाइन, द स्टील मिल्स, रेलवे लाइंस, रोड्स एक्सेट्रा. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्डिंग, सब इसके अंदर बहुत अहम रोल है. जो कि सारे मेंबर मुल्क जो है यहाँ पे जो सारी इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं यूरेशियन रीजन की, उनका अहम रोल है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें. दी अदर थिंग इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सिलेक्टेड और प्रेफरेबल कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें. हर कंट्री को हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना बेनिफिट इससे निकाल सके. और जब हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया के रिलेटेड ये बात ज़रूरी है कि कोई ऐसा टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं आड़े आना चाहिए जो कि ये पॉसिबिलिटीज़ को धचका दे सके. तो रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बड़ा ज़रूरी है. और उसके अंदर जो चाइना और रशिया का रोल है कि वो किस तरीके से इसमें वो किरदार अदा कर सकते हैं. एंड लास्टली रिसेंटली जो TLP का प्रोटेस्ट हुए हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ा बैकफुट पर जाना पड़ा है. बड़ा ज़रूरी है कि आर्मी जो है विच इज़ द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, वो हैंड्स इन ग्लव्स होके गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़े और ऐसे इश्यूज़ को दोबारा से प्रॉपर ना होने दे. इसलिए कि कोई भी इन्वेस्टर्स दुनिया से अगर ऐसा माहौल पाकिस्तान में रहा तो कोई भी इन्वेस्टर कभी भी पाकिस्तान में आके